मैं रोहितास कुमार, सहायक आचार्य इतिहास। आज अपन अवध के साथ अंग्रेज़ों के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डलहौजी ने किस तरह से हड़प नीति के द्वारा या गौ निषेध नीति के द्वारा बहुत से भारतीय रियासतों को, बहुत से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और वो किसी भी मौके को जिससे भारतीय राज्य कंपनी के राज्य में मिलाया जा सके जाने नहीं देना चाहता था। वो अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। इसके लिए उसने अवध के कुशासन को एक माध्यम बनाया, यानी किसी भी तरह से भारतीय राज्यों को कंपनी के राज्य में मिलाया जाना उसका एक प्रमुख उद्देश्य था। तो आज अपन आंग्ल अवध संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेज़ों का अवध से प्रथम संपर्क 1765 ईस्वी की इलाहाबाद संधि के माध्यम से हुआ। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उस बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेज़ कंपनी थी, एक तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली का सम्राट शाह आलम था। उस युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की और विजय के बाद में एक संधि हुई जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के द्वारा लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले अवध के नवाब सुजाउद्दौला से लेकर मुग़ल सम्राट शाह आलम को दे दिए थे। तो अवध और अंग्रेज़ों का संपर्क बक्सर के युद्ध के द्वारा और उसके बाद शुरू हुआ। लेकिन बाद में इस संधि में इसको संशोधन करके अंग्रेज़ों ने 50 लाख रुपए के बदले पुनः ये ज़िले अवध को लौटाकर अवध से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। इसके बाद सुजाउद्दौला और उसके उत्तराधिकारियों ने न तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया, न ही ब्रिटिश विरोधी संगठन में सम्मिलित हुए। अंग्रेज़ भी अवध को एक शक्तिशाली मध्यस्थ राज्य के रूप में रखना चाहते थे। यानी इलाहाबाद की संधि के बाद में अंग्रेज़ों और अवध के जो नवाब था उनके बीच में अच्छा संबंध स्थापित हो गया और लगातार जो भी अवध का नवाब रहा उसने अंग्रेज़ों से मित्रता बनाए रखी, कभी भी विरोध नहीं किया, ना ही किसी विरोधी गुट में शामिल होकर उसने अंग्रेज़ों का नुकसान पहुंचाने का कोई कार्य किया। सुजाउद्दौला द्वारा अवध का सैनिक पुनर्गठन किया जाना अंग्रेज़ों को ठीक नहीं लगा, अतः उन्होंने नवाब को 1768 में एक नई संधि के लिए बाध्य किया। इस संधि के अनुसार उसके सैनिकों की संख्या को 35,000 तक सीमित कर दी। यानी अवध को पूरी तरह से वो अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। जब उसने कुछ सुधार का प्रयास किया तो उसके साथ एक संधि और की और उसके जो सैनिक थे उनकी संख्या सीमित कर दी गई। वारेन हेस्टिंग्स ने फैजाबाद की संधि जो कि 1775 में की गई, उसमें ये तय किया गया कि एक ब्रिटिश सैनिक ब्रिगेड अवध के अंदर रखी जाएगी और उसका जो खर्चा है उसके लिए बनारस, गाजीपुर तथा चुनार का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों को दे दिया जाए। यानी 1775 से ही अवध के अंदर एक अंग्रेज़ सैनिक को वहाँ रख दिया गया और उसका खर्च के लिए भी अवध से ही कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों ने ले लिए। 1798 में जब वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, अपन पढ़ चुके हैं कि उसने एक नई संधि प्रथा यानी सहायक संधि की शुरुआत की, जिसके अंदर उसने ये तय किया कि जो भी राज्य इस सहायक संधि को स्वीकार करेंगे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की होगी और उसके बदले में अंग्रेज़ एक सेना रखेंगे और उस सेना का जो खर्चा है वो राजा या नवाब जो भी वहाँ का शासक है वो देगा। एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी उस राजा की राजधानी के अंदर, उसके दरबार के अंदर रखा जाएगा और जितने भी विदेशी संबंध हैं उस राज्य के वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रहेंगे। दूसरे राजाओं से या राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ मध्यस्थ का कार्य करेंगे। तो 1801 के अंदर वेलेस्ली ने
अवध के नवाब सादात अली खां के साथ साहिक संधि की, और इस संधि की जो शर्तें थी वो निम्न प्रकार थी। नवाब ने गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, रुहेलखंड के क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे दिए। अवध की अधिकांश सेना को भंग कर दिया गया। जो सेना निश्चित की गई थी, एक लिमिट बांधी गई थी, उस सेना को भी भंग कर दिया गया। नवाब ने ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। बढ़ी हुई ब्रिटिश सेना को अवध के अलग अलग क्षेत्रों में रखा जाना तय हुआ, यानी अवध के एक जगह की बजाय पूरे जो अवध का क्षेत्र था उसके अंदर ब्रिटिश सेना को रख दिया गया। कंपनी ने अवध को सुरक्षा का आश्वासन दिया कि उसे सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी उस पर कोई दिक्कत आएगी तो उसकी सुरक्षा का कार्य अंग्रेज़ करेंगे। इस तरह से सहायक संधि प्रथा के द्वारा अवध का जो राज्य है वह पूरी तरह से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया। 1837 में ऑकलैंड ने अवध के साथ संधि की, जिसके अनुसार नवाब ने अपनी बढ़ी हुई सेना को भंग करना स्वीकार कर लिया, और इसी में यह भी स्वीकार कर लिया गया कि कुशासन की स्थिति में कंपनी को हस्तक्षेप का अधिकार होगा, यानी अगर राज्य में अव्यवस्था होती है तो उसमें कंपनी हस्तक्षेप कर सकती है। ये भी 1837 में ऑकलैंड के साथ जो संधि हुई उसमें वहाँ का जो नवाब था उसने स्वीकार कर लिया। लॉर्ड डलहौजी अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का बहाना चाहता था। वहाँ पर कुशासन का आधार तैयार करने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट को राज्य का दौरा कर रिपोर्ट देने को कहा। उसने नवाब वाजिद अली शाह के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे कुशासन का आरोपी ठहराया। 1854 में आउटरम द्वारा भी इसी प्रकार की रिपोर्ट भेजी गई, यानी दो व्यक्ति, एक रेजिडेंट सलीमैन और दूसरा आउटरम, दो को वहाँ के कुशासन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया, जो कि कंपनी और गवर्नर जनरल के इशारे पे की गई, और वहाँ पर कुशासन के बारे में लिखा गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुशासन है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। डलहौजी ने नवाब पर कुशासन और 1801 द्वारा जो सहायक संधि की गई थी उसको भंग करने का आरोप लगाया। डलहौजी चाहता था कि नवाब ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे जिससे नवाब द्वारा अपना राज्य स्वेच्छा से सौंपने का उल्लेख हो, लेकिन नवाब ने इस संधि का विरोध करते हुए कहा कि संधियां बराबर वालों से की जाती हैं, इसलिए इस संधि पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को अवध को कंपनी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी, जो पूरी तरह से न्यायपूर्ण नहीं था। 1765 के बाद लगातार अवध के राज्य में कंपनी का हस्तक्षेप था, अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप था। वहाँ का जो नवाब था वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था। 1801 में सहायक संधि के द्वारा वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार कर लिया गया। अवध की जो सेना थी उसको भंग कर दी गई और वहाँ की सारी व्यवस्था अंग्रेज़ों के अधीन थी। तो कुशासन का जिम्मेदार भी अंग्रेज़ ही थे, लेकिन उन्होंने नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया और 13 फरवरी 1856 को अवध को कंपनी राज्य में मिला लिया। अवध सदैव अंग्रेज़ों का मित्र एवं वफादार रहा था। उसका विलय अनैतिक एवं अन्यायपूर्ण था। अवध सदैव अंग्रेज़ों को धन की मांग की भी पूर्ति करता रहता था। 1839 में ऑकलैंड ने अवध के प्रशासन की प्रशंसा भी की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब से प्रसन्न होकर उसे राजा की उपाधि भी दी थी। नवाब को अंग्रेज़ों ने ही विलासी बनाया था। जब भी उसने प्रशासनिक सुधार का प्रयास किया, कंपनी ने उसका सहयोग नहीं किया। डलहौजी ने पहले सलीमैन को अवध के कुशासन की रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर लिखने को कहा, उसके बाद में आउटरम को भेजा। आउटरम ने खुद ने ये लिखा है कि उसे इस देश का कोई भी व्यक्तिगत अनुभव नहीं है और वो पूरी तरह से जो रेजिडेंसी का या जो ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ पर है उसके रिकॉर्ड पर निर्भर है। इस तरह से अवध का जो
विलय था वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। बिशप हेबर ने भी अवध की अच्छाइयों का उल्लेख किया है। अवध के निवासियों ने भी इस विलय का विरोध किया। विलय के बाद भी अवध में कोई सुधार नहीं हुआ, वहाँ के लोगों को अपमानित किया गया। अवध पर जो आश्रित सैनिक थे, जो अवध की सेना थी, उसको निकाल दिया गया। इस तरह से जो सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए। विलय के बाद यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। इतिहासकार मजूमदार ने लिखा है, अनेक परिवार जो जनान खाना से बाहर नहीं गए थे, रात को घर से बाहर जाकर भीख मांगने लगे। वास्तविकता ये है कि इस विलय का मुख्य आधार अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी और इस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उन्होंने कुशासन को माध्यम बनाया। घोषणा से पूर्व यह असंतोष व्याप्त हो गया और यही असंतोष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रकट हुआ। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 1757 यानी प्लासी के युद्ध से 1856 तक छल कपट और कूटनीति के द्वारा संपूर्ण भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेज़ों ने एक भी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा जिसमें एक तरफ केवल अंग्रेज़ हों और दूसरी तरफ केवल भारतीय हों। उन्होंने भारतीय शासकों की फूट और जनसामान्य के राष्ट्रीय चेतना के अभाव का लाभ लिया और इस फूट का लाभ लेकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सफलता प्राप्त की और धीरे धीरे जो है संतोष पनपा। उसका परिणाम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा। उसमें अवध का विलय भी एक प्रमुख कारण के रूप में सामने है। धन्यवाद।